वेलकम टू द चैनल स्टडी टू क्रिएट स्टूडेंट्स। बहुत दिन बाद हम लोग अब लॉन्ग वीडियोस में फिर आए हैं। एक्चुअली ये स्टार्ट तो बहुत पहले करना था, लेकिन बीच में कुछ वर्किंग, यहाँ लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में कुछ वर्क चल रहा था। क्लासरूम को भी थोड़ा हम चाह रहे थे कुछ बेहतर तरह से शिफ्ट हो पाए, और इस वजह से, इन सारे कारणों से थोड़ा डिले हुआ। हम लोग जो नया टॉपिक जो बोले थे स्टार्ट करेंगे, तो इंग्लिश में और इंग्लिश ग्रामर, उसमें साथ जो आवश्यक होगा लिटरेचर वाले कुछ कंपोनेंट्स को भी लेंगे। तो मेनली हम लोग लिखते हैं कि ये इंग्लिश है, और इसी में मेनली सबसे पहले हम लोग ग्रामर पार्ट लेंगे, और इसके साथ लिटरेचर में भी जो आवश्यक होगा, जैसे बहुत अच्छा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट या विलियम शेक्सपियर या जो भी बहुत रिनाउंड राइटर्स हुए हैं, उनके भी कुछ पीस ऑफ राइटिंग्स को हम लोग लेंगे, लिटरेचर में वो आएगा। मेनली सबसे पहले हमारा जो कंसर्न होगा वो ग्रामर होगा, और ये ग्रामर जो है बेस लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक हम लोग, जो भी बच्चा 6, 7, 8, 9 ऑनवर्ड जो चाहता है कि हमारा एक ग्रामर को सही पकड़ हो, इंग्लिश का हम एक अच्छा रीच मिले, जिस तरह से हम लोग इंग्लिश जो हमारे आम तौर पर आम बोलचाल में हम लोग हिंदी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम आप लोग से जैसे हिंदी में भी बात करें, ठीक इसी तरह कंफर्टेबल हम लोग हो पाए। और ये बेहतर होता है कि हम जितना जूनियर क्लास से हो पाए, जितना हायर क्लास में आते हैं हमारे पास सब्जेक्ट डाइवर्सिफिकेशन बढ़ती जाती है। हम लोग को लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट फिजिक्स पर भी ध्यान देना है, हिस्ट्री पर भी ध्यान देना है, केमिस्ट्री पर भी ध्यान देना है, पॉलिटी पर भी ध्यान देता है। अगर मान लीजिए हम बड़ा एम्बिशंस, हाई प्रोफाइल चीजों को लेकर चलना चाहते हैं, हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर हमारा लैंग्वेज, जैसे आज बहुत इजीली हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर ये लैंग्वेज इंग्लिश हमको बहुत चाइल्डहुड से मिल जाए, 7, 8, 9 ऑनवर्ड मान लीजिए मिल जाए, या राइट बिलो फ्रॉम दैट मिल जाए, अगर ऐसा हो जाए तो कितना कंफर्टेबल हो, है कि नहीं। तो इसी तरह से मेरा ये इंग्लिश का मुहिम इसलिए है क्योंकि हम लोग उतना ही कंफर्टेबल बन पाए। देखिए स्टूडेंट्स, इस मुहिम में जो सबसे पहली शुरुआत हम करेंगे, तो इसमें सबसे पहला आपको बता देते हैं कि चूंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है इंग्लिश, ये तो ब्रिटेन की है, वही जो इंग्लिश रीजन है वहां पर, तो यहां पर हम लोग सबसे पहला जो ऑथर जिनका बुक मोस्ट ऑथेंटिक है उन्हीं को लेंगे। और इस सीरीज में आप देखिए कि हम लोग सबसे पहला शुरू किया जाएगा उसमें रेनेन मार्टिन है, एक बहुत रिनाउंड राइटर है वहां के, रेनेन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर के। इसके साथ ही साथ हम लोग रेमंड मर्फी, बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, और रेमंड मर्फी ये भी बहुत अच्छी बुक है। अब बहुत ल्यूसिड है, ल्यूसिड मतलब बहुत कंफर्टेबल है, जैसे हम आपसे हिंदी में बात करें समझिए वैसी ही बात है यहाँ पर रेमंड मर्फी में भी। रेमंड मर्फी, ये दोनों इंग्लिश ग्रामर की बुक हुई। थर्ड जो मेन हम बुक लेंगे वो वर्ड पावर मेडी जी, ये बुक देखिए आपको दिखा भी देते हैं, ये यही बुक है, वर्ड पावर मेडी जी है। ये नॉर्मन लेविस, ये कैसा है, जैसे अगर आपसे हम बोल दें चलिए ये शिवजी श्रावण मास है अपना, बोलते हैं हम लोग सावन का महीना है, और इसमें हम लोग जैसे बोले महादेव, तो जितना आसानी रूप से हम लोग समझ पाते हैं महादेव मतलब क्या हुआ कि महादेव मतलब महा, जो बड़े, बहुत बड़े, महान, देव मतलब देवता, जो बहुत बड़े देवता है महादेव। क्योंकि वर्ड बाय वर्ड हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं, इसको एक एक तोड़ तोड़ के समझ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल है। ठीक इसी तरह किसी भी वर्ड को बहुत इजीली उसको तोड़ तोड़ के कंपोनेंट में एक एक बार, जैसे आपको हम बता दें, अगर हम बता दें अलाइक, 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 तो अ मतलब होता है
अ का ऐसे तो बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन एक सिंपल वर्ड का बात करें, अ मतलब नॉट। नॉट जब किसी कोर वर्ड के साथ अ लग जाए तो उसका मतलब हो जाता है नॉट। और बाकी लाइक मतलब जैसा, तो जैसा नहीं, अलाइक, ठीक है, ये लगता है। तो अगर इसी तरह से हम लोग एक अलाइक तो एक चीज हो गया कि इसके जैसा होता है। अगर हम एक बेहतर चीज लें, अगर जैसे कि मान लीजिए अपार्ट, ठीक है, अपार्ट मतलब अलग करना होता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे, ये बेसिक शुरुआत है। और जो अलाइक वाला बात हमने अभी बताया है, अलाइक, लाइक, अलाइक, तो इसमें इसमें थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाएगा ये चीज जो है, जो अलाइक या लाइक जैसे में आता है। लेकिन इसके तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे आपको अपार्ट, अपार्ट मैंने इसको बांटना होता है। इस तरह से आप आ जाइए, जैसे कि हम कंफर्टेबल ले रहे हैं, जैसे कि कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, कौन मतलब होता है, एक वर्ड है इंग्लिश का, कौन मतलब के साथ होगा, कौन मतलब के साथ, के साथ, के पीछे, सीक्वेंट मतलब चलने वाला, सीक्वेंट मतलब चलने वाला, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब के साथ, इसका हिंदी वर्ड आप देखिएगा तो इसको कहेंगे अनुगामी या अनुवर्ती। अब हिंदी में भी अगर चाहे हम लोग तोड़ के देख समझना चाहते हैं, अनु मतलब पीछे, गामी मतलब गमन करने वाला, अनु मतलब पीछे, गामी मतलब गमन करने वाला, गमन माने चलने वाला। इसी तरह बहुत सारा वर्ड है, मतलब ये तो जो शुरुआत है, और इनफैक्ट सच कहें शुरुआत भी नहीं है। आज तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें बहुत सारा चीज है, कुछ एक्सेप्शन सारे वर्ड आते हैं, एक रूल होता है, रूल में कुछ एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो मेन रूल्स के अनुसार चलेंगे वैसे हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहेगा। और ये पूरा का पूरा जो बुक है, ये पूरा का पूरा एक जर्नी है, मतलब वर्ड पावर में डीजी, बिल्कुल। ये जो कॉन्सिक्वेंट वाला जो हम लोग बात किए हैं, वैसे वैसे बहुत सारा मेथोडिकल चैप्टर 1 2 3 4 5 6 करके बहुत सारा है, बहुत मजेदार जर्नी है। आप, हमको तो बहुत मजा आया। इनफैक्ट हमें विश्वास है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 4th 5th, मतलब इनफैक्ट एक सर्टेन लेवल ले ले, हालांकि आजकल तो बच्चे, और अंग्रेज के बच्चों को बात करें तो उनका तो बात अलग रहेगा, हम अपने भारतीय कंटेक्स्ट में बात करें, बिहारी कंटेक्स्ट में बात करें, तो एक सर्टेन लेवल 6th 7th ऑनवर्ड भी बच्चे कंफर्टेबल होंगे। अगर एक एक वर्ड को, एक एक चीज को अगर डिटेल में समझते चले जाए तो फिर मजा आ जाए, फिर इंग्लिश इंग्लिश नहीं रहेगा, हमारे लिए एक सिंपल हो जाएगा। जैसे 2+2 हम लोग को एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं अरे यार ये काम तो 2+2 = 4 जैसा है, मतलब 2+2 = 4 बहुत आसान चीज है कि नहीं, सिंपली वही हम करना चाहते हैं, ठीक है। यही बात है, ये बहुत ही आसान है जब हम इसको उस लेवल से समझेंगे, जब इसको जिसे तोड़ तोड़ के एक एक चीज उसको नियम समझेंगे, उसमें क्या आसानी है इसको जानेंगे, कुछ अगर एक आध एक्सेप्शन है, एक दो चार चीज उसको समझेंगे तो आसान हो जाएगा। हाँ, एक बात और, आप लोगों को अभी हम सबसे पहले मिले हैं तो गुड मॉर्निंग कहेंगे, तो ये बात तो कॉमन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी हैं, हालांकि हम उनके लिए बता देना चाहेंगे जिनके लिए कॉमन नहीं है। अगर मान लीजिए आपको हम बोले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आप लोग सोचिएगा सर जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं 12 बजे का तो समय हो चुका है, तो क्या इनका गुड मॉर्निंग बोलना बहुत जेन्युइन है या कुछ परिवर्तन सर लगता है ध्यान से थोड़ा सा मिस हो गया टाइमिंग का। तो आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि गुड मॉर्निंग हम लोग दिन में कभी भी मिले, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे, दिन सूर्योदय हो सूर्य रहे, तो हमारा जो जनरल रूल है यही कहता है, या जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, पहली बार अगर आपसे हम मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, पहली बार दिन में मिले, ठीक है, भले वो दोपहर ही क्यों ना हो। जैसे अभी तो समझिएगा अभी का समय 2:58 हो चुका है, कितना है 2:58 PM है अभी,
और आपको हम गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग से पहली बार अभी हम मिल रहे हैं। ये तो जस्ट बेसिक चीज है, और ऐसे बहुत सारी चीज है, और इसको एक नियम से समझेंगे। जैसे ऐसा नहीं कि कुछ यहां समझे कुछ वहां समझे, ऐसा नहीं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर तरीके से, ताकि हम उस पर ग्रैब बना सकें, सब्जेक्ट पर फुल टू कमांड कहते हैं कि नहीं। जैसे कि घोड़े को हमको उसको राइड करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमको उसको पता होना चाहिए ना कि उसका नाक को अगर वो पकड़े हुए हैं तो अगर दाहिना की तरफ खींचेंगे तो दाहिने मुड़ेगा, बाएं की तरफ खींचेंगे तो बाएं मुड़ेगा। अगर उसको रोकना है तो कैसे पूरा अगर खींचना है कि रोक देंगे, ढीला कर देंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए। बेस्ट राइडर है, अब उससे जंपिंग कैसे करना है, घोड़ा जब आप जंप करिएगा उसका नाल से जो जंप होता है, तो आपको कुछ हाइट पर अपने आप को मोमेंटम को बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल है। अगर आप बेस्ट राइडर है तो आपके लिए घोड़ा, हॉर्स राइड इज नॉट ए ग्रेट थिंग, इज अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, यही बात यहीं पर है। आप अगर हम लोग जब नियम को समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि हमें कैसे चलना है, कोई भी चीज हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हमारे यहाँ होता है, कोई भी बच्चा हो, छोटा छोटा बच्चा लोग, बड़े शुरू से होता है कि अगर वो बेचारा ये अच्छा से नहीं पढ़ा है तो उसको एक फोबिया बनने लगा। फोबिया क्या होता है, डर होता है। फोबिया, अगर यार ये सब्जेक्ट तो हमको नहीं आता है, लेकिन वास्तविकता ये होती है उसको पढ़ाया नहीं गया है, वो विषय आप सही से पढ़ाइएगा नहीं तो बेचारा बच्चा धीरे धीरे उसको रूल्स नियम नहीं जान रहा है, तो वो बेचारा डरने लगेगा, और आप पढ़ाई से धीरे धीरे, जो एकदम कमजोर बच्चा उसका पढ़ाई से ही मन भाग जाता है। तो ये चीज है, बहुत बेसिक चीज है, तो आपको इसको समझ पाए इस चीज को। ठीक है, तो एक ये चीज था। अब हम जो बुक्स की जर्नी में आ रहे थे, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहला रेमंड मार्टिन देखे हैं, दूसरा रेमंड मर्फी का देखे हैं। बेस्ट बुक्स है स्टूडेंट्स, ये दोनों बेस्ट बुक्स है। ये तो ऑल ल्यूसिड में है, रेमंड मर्फी का बुक बहुत ल्यूसिड बुक है, बहुत शानदार है। ये भी बहुत अच्छा है ग्रामर के लिए, इसके रूल्स हैं, उसका कीज भी है। जो बुक्स है उसको एक्सरसाइजेज आप बनाइएगा, उसका कीज भी दिया हुआ है। थर्ड में अगर हम लोग बात करेंगे, तो थर्ड में हम लोग समझेंगे कि जो भी बेस्ट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह के लिए जो भी वर्ड आएंगे, तो मान लीजिए आपको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो सबसे पहले तो हम इस बुक का चर्चा कर लेते हैं, जो कि हम लोग वर्ड पावर वाला देखे हैं। तो थर्ड नंबर में इसको नॉर्मन लेविस का राइटर के नाम से, नॉर्मन लेविस, इनका बुक बहुत फेमस बुक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो नॉर्मन लेविस की बुक है, वर्ड पावर में लीजिए, वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, फोर्थ में अगर देखेंगे हम लोग, तो नॉर्मल से समझ सकते हैं कि इंडियन राइटर में नफीस एक हैदर है। बस इन लोगों का सिंपल, इन लोगों का ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, इंडियन कंटेक्स्ट में है, लिखते हैं बस एक बार, कभी कुछ छोटी छोटी चीजों में हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। या अब देखिएगा, आप लोग जो तैयारी करते हैं, जो बिहारी स्टूडेंट हो या उत्तर भारतीय या कोई भी हो, साउथ इंडियन भी स्टूडेंट हो, जनरली एक इंग्लिश की कुछ कोचिंग्स है, उसके भी बुक्स होते हैं, तो उनमें कुछ चीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको आंसर्स को जो उसके रेफरेंस हम लोग लेंगे। तो फिफ्थ में कंबाइनली लिख लीजिए कि इंडियन राइटर्स लिख लीजिए, इसमें कोई भी हो सकता है। हम लोग जानते हैं कुछ नेम बहुत फेमस है इंडियन राइटर्स में, हम लोग उन लोग का भी कोई भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें मेनी लिख दिया जाएगा, बहुत सारे का हम लोग रेफरेंस लेंगे। एक चीज और देखेंगे, डिक्शनरी का शुरू में हमारे पास ये रहेगा कि डिक्शनरी का रेफरेंस लेते रहेंगे। जो ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी है मोस्ट ऑथेंटिक है। इसके अलावा भी गूगल, आज तो डिजिटल एज आ गया है, तो गूगल पर भी आप देखिएगा कि बहुत सारा डिक्शनरीज अवेलेबल है, उसमें जो मोस्ट ऑथेंटिक होगा उसका हम यूज करेंगे, डिक्शनरीज का। ठीक है, और डे टू डे हम लोग प्रयास करेंगे कि छोटे छोटे 2-4-5 क्वेश्चंस, 2-4-5 जो, चूंकि हमको बहुत बेसिक से बिगिनिंग करना है, उस बच्चे को सोचना है, समझना है, जो कि बहुत नॉर्मल लेवल में है और उसको टॉप लेवल में जाना है। मेरे साथ साथ हम एक आध और कलीग हैं हमारे, उनको इंग्लिश में इसमें एब्जॉर्ब करेंगे, वो भी आपके सामने दिखेंगे, एक या दो मल्टीपल भी कर देंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि जो हम लोग यहाँ एक तैयार कर रहे हैं, रिपोजिटरी मतलब क्या होता है, कुछ संग्रह तैयार कर रहे हैं, तो जब तैयार ही कर रहे हैं तो बेस्ट वे में, बेस्ट क्यों ना हो, कंटेंट जो है बेस्ट क्यों ना हो, हमारे बिहारी या कहें
तो भारत इंडियनाइजेशन क्यों नहीं हो, इंडियनाइज क्यों न कर दिया जाए, मतलब जो इंडियंस के लिए, जो बिहारी के लिए, उत्तर भारतीय के लिए या अदर्स के लिए भी क्यों ना इसको बेस्ट सूटेड हो वो, बस मेरी कोशिश यही है। और इस तरह से ये तो एक चीज हुआ कि कौन से बुक्स है, रेफरेंसेज हैं, इसके थ्रू हम लोग जाएंगे। रेगुलर अब हम लोग क्या क्या करेंगे, शॉर्ट रेफरेंस, अदरवाइज क्लासेस में तो काफी डिटेल में शुरू होगा। आज हम देखते हैं कि शुरू में हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे शुरू में बेसिकली वर्ब्स से आएंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीचेज आएंगे, तो वो हम लोग एक अलग तरह से अब नोट करते हैं उसको। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि कंटेंट, तो फर्स्ट क्लास में हमारा बेसिक कंटेंट क्या होगा, आइए देखते हैं। और नेक्स्ट क्लास से अब पर्टिकुलर हो जाएंगे हम लोग। आज तो पर्टिकुलर नहीं है, आज तो जनरलाइज करके हम लोग बात कर रहे हैं। तो कंटेंट्स में पहला बात करें तो यहां ऐसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीक्वेंस जाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, लेकिन हम आपको सबसे पहले, क्योंकि कोई ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये भी तो एक वर्ब ही है, ये भी तो क्रिया ही है, तो क्यों ना जो हम स्टार्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको वर्ब से इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली हम अपना अलाइन कर लेंगे, खुद को क्रमबद्ध हो जाएंगे। क्योंकि वर्ब का एरिया वास्ट है, तो बेसिक लेवल से लेते हुए उसको हायर लेवल तक जाएंगे वर्ब्स में। बहुत मजा है, मतलब एक्चुअली सारा का सारा कॉन्सेप्ट में जो भी डाउट होगा क्लियर कर देगा। ठीक है, तो मेरा, चूंकि हम भी सीखे तो मेरी जर्नी भी टफ थी, मतलब हम भी कहिए तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में तो बहुत उस लेवल से नहीं आए, तो हमें भी बहुत टफनेस लगा। और इसलिए हम सोचे कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो टफनेस हम अपने लाइफ में फील किए क्यों ना दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आसान बना दिया जाए। और इसी कोशिश में हम आगे बढ़ रहे हैं। और केवल इंग्लिश ही नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, मल्टीपल डायमेंशंस है, मल्टीपल फैकल्टीज है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ब्स में आएंगे। वर्ब्स में हम लोग बाबू बेसिक, सबसे पहले जो भी क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें बेसिक्स वाला बात करेंगे। और बेसिक्स में आप लोग एक चीज नोट कर लेंगे, हम लोग बेसिक्स में हम लोग वर्ब्स का 5 फॉर्म होता है। एकदम एक्चुअली समझ, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं ना, एकदम ब्रेन में वही बैठा लीजिएगा, एकदम बिल्कुल 100%। इंग्लिश में समस्या आप भूल ही जाइएगा। एक्चुअली आप मेरे साथ हम लोग कुछ दिन जर्नी करें, इंग्लिश का एक्चुअली जर्नी कहिएगा, तो इंग्लिश आपको उसी तरह लगेगा जैसे कि आपको ABCD लगता है, या ऐसा लगता है कि जो आपको चाय अच्छा लगता है, या आपको शरबत, गर्मी में शरबत, बहुत अच्छा शरबत बनाया जाए अच्छा लगता होगा, या इसी तरह आपको फील होगा। उससे ज्यादा आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आप यकीन मानिए, जो जो हम बोलते हैं ऐसा हम लोग साथ करते चले, बहुत कंफर्टेबल है। अगर हम सीखना चाहें कोई बेस्ट कंटेंट दे हमारी ही भाषा में, हम जिस तरह से समझना चाहते हैं उस तरह से दे, तो फिर हमें क्यों नहीं आएगा, हर कोई को समझ में आ सकता है। बिल्कुल यही कोशिश है मेरी। तो देखिए, वर्ब्स में हम लोग देखेंगे कि V1, V2, V3, V4 और V5। V1 को सिंपली, जैसे मान लीजिए हम लोग राइट लिख रहे हैं, तो V1 को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। नीचे लिख देते हैं सबको अपना प्रेजेंट फॉर्म। अब फॉर्म क्या होता है? फॉर्म मतलब रूप, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में। इसलिए चूंकि हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे भी जो बिल्कुल बेसिक से बेसिक, तो उस तरह से हम चलते चलेंगे। इसको प्रेजेंट में वर्तमान रूप में कोई चीज क्या है। इसी तरह से V2 होता है, V2 पास्ट फॉर्म होता है, मतलब कोई वर्ब का, कोई इसी राइट का अगर कोई घटना हुआ है, कल हम कुछ लिखे हैं उसके बारे में बताना है, तो उसको V2 में हम लाएंगे, उसको राइट रूट में जाएंगे। रूट ये है, इसको पास्ट फॉर्म कहेंगे, पास्ट फॉर्म। ठीक है, पास्ट मतलब भूतकाल वाला, पुराना कोई एक्शन हुआ है। ठीक इसी तरह V3 जो है, राइट रूट रिटन होता है, इसको हम लोग
पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। चूंकि ये ईडी या इस तरह का कोई कोई चीज लगा, जैसे हम मान लीजिए यही बात करेंगे तो यहाँ रिटर्न है, अगर कोई ऐसा वर्ड करें जैसे हम लोग प्ले करें, मान लीजिए यहां पर एक नया और एग्जांपल ले लेते हैं, प्ले एक वर्ब है, प्ले भी, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है। तो जनरली आप देखिएगा कि ईडी वाला फॉर्म जो है V3 में ईडी वाला फॉर्म आता है, और या यहां पर देखिए ईएन इस तरह का जो भी एक नए फॉर्म में आता है, मतलब या तो ये पास्ट इवेंट, ये घटना पूर्ण हो चुका है, मतलब कि पास्ट में ये घटना पूर्ण हो चुका है, या इस तरह से पार्टिसिपल्स का जो यूज होता है, जिसको हम आगे जो वर्ब्स का बात करेंगे, जो एडवांस लेवल में जाएंगे तो पार्टिसिपल की बात करेंगे। इसीलिए हम बोले कि वर्ब्स एक बहुत बड़ा दायरा है। अगर वर्ब्स का क्लैरिटी आपको आ जाएगा तो समझिए कि आधा से ज्यादा इंग्लिश का काम हो गया हमारा। इसीलिए हम लोग वर्ब्स को सबसे पहले लिए हैं और नाउन प्रोनाउन का उसके साथ अब इसके बाद ही बताएंगे। थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि ये तो एबीसीडी की तरह याद कर लीजिए कि वर्ब्स का 5 फॉर्म होता है, एकदम इसको एबीसीडी की तरह याद रखिएगा बस। तो जो थर्ड फॉर्म होता है इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जो फोर्थ फॉर्म होता है इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, मतलब राइटिंग है या प्लेइंग है, प्लेइंग है। अब क्या है देखिए, इसमें आईएनजी लगा हुआ है तो इसको आप या तो आईएनजी फॉर्म भी कहिए, आईएनजी फॉर्म, या ये बताता है कि कोई घटना हो रही है, या तो वर्तमान में हो रही है या पास्ट में भी हो रही है, ठीक है ना। किसी घटना की कंटिन्यूटी का बात जब हम करेंगे तो ये भी फोर्स है, इसको हम कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म, या कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म मतलब चलने वाली, लगातार चलने वाली, ठीक है। और V5 लास्ट हुआ है। अब ये देखिए V5 जो है इसमें एस या ईएस। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज हम आपका समय ये लेंगे कि आप जानते होंगे कि पर्सन को 3 रूप में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है फर्स्ट हुआ, ठीक है। जिससे बोल रहा है वो सेकंड पर्सन हुआ। अब जिसके बारे में बोल रहा है वो थर्ड पर्सन हुआ। बेसिक चीज है। तो आप ही लोग सोचिएगा मन में, अभी चूंकि आप लोग सामने तो है नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो लेकिन आप लोग को संबोधित करते हम बोल रहे हैं जो कि हमारा ये वीडियो देखेंगे, कि अब अगर मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं और अपने सारे स्टूडेंट्स लोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें थर्ड पर्सन कौन हुआ? जो हमारे सारे स्टूडेंट्स लोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका यहां पर देखिएगा, एक चीज यहां लिख देते हैं, पर्सन। पर्सन हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुष, ठीक है। तो एक चीज होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। इसका तो अर्थ पता ही होगा। सिंगुलर मतलब एक वचन, इसका बहुवचन हो गया, ठीक है। अब यहां जो पर्सन का बात कर रहे हैं यहां पर, तो प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष। सेकेंड पर्सन हम जब बात करेंगे तो द्वितीय पुरुष, और थर्ड पर्सन मतलब तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष भी कहते हैं, या तृतीय भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये अब फर्स्ट पर्सन में आप बताइए, सिंगुलर में हम लोग सब बेसिक चीज है ये तो जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो रिवाइज कर ले हम लोग। तो सिंगुलर में क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। प्लूरल में क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। इसमें सेकेंड में क्या हो जाएगा? सेकेंड में सिंगुलर में यू ही होता है, मतलब एक आदमी, जैसे आप एक आदमी है तो यू होगा। अब अगर इसमें हम प्लूरल में बात करेंगे तो यू, तुम लोग, आप, मैंने बहुत सारे तुम लोगों का बात करेंगे तो यहां पर, लेकिन दोनों का इंग्लिश क्या है? एक ही होता है। तो इंग्लिश में कैसे पता चलेगा कि हम किसी एक तुम के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम लोग के बारे में बात कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स यहां पर
यू में तुम या यू से तुम लोग का ही ये पता चलता है। तो आप ही लोग बताइए कि इंग्लिश में कैसे हम लोग तुम का बोल रहे हैं कि तुम लोग का बात है, कैसे पता चलेगा? तो ये सेंटेंस से ही पता चलता, बिना सेंटेंस का ये पता लगाना वर्ड से संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इंग्लिश का यही है। अब थर्ड पर्सन में हम लोग देखते हैं, तो देखिए थर्ड पर्सन में यहां पर ही, सी, इट। ही तो मेल के लिए या पुल्लिंग के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए, इट मतलब कोई निर्जीव वस्तु के लिए। वहीं पर इस ये जो प्लूरल है इसकी यहां पर यूज होता है, तो इसके लिए दे यूज किया जाता है, दे, ठीक है ना। ये सिंपल है। अब इसी तरह आपको बता देते हैं कि ही जो एस या ईएस फॉर्म होता है वो किसके लिए यूज होता है? वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए V5 या एस या ईएस फॉर्म पे यूज होता है। चूंकि ये बताना था हमको, इसलिए ये सब बताना जरूरी था, ठीक है ना। तो यहां पर ही प्लेज, ठीक है, ये जो प्ले का है फॉर्म चला है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, और इसको प्लेज, ठीक है। तो एस या ईएस लगाते हैं, जो अभी यहां पर हम बताया है, इसमें V5 में एस या ईएस लगाते हैं, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इस तरह का हमारा बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सके कि ये सारे चीज का हम लोग तय करते हैं। और थोड़ा सा अब चूंकि वर्ब्स का बेसिक्स का बता देते हैं, बता चुके हैं या बता भी रहे हैं, आगे अब देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या कवर करते हैं, हम लोग क्या क्या करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला वर्ब्स था। यहां देखिए कि पहला वर्ब्स बेसिक था, दूसरा अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक करके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, या तो चाहें तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी में ले लेते हैं, पूरा सेकेंड पॉइंट में ही कवर कर लेते हैं। इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जब भी हम लोग एक एक पॉइंट को लेंगे, इसका हिंदी भी करते चले जाएंगे थोड़ा सा मदद के लिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, और इस तरह से इसका एक होता है समुच्चय बोधक, इसका संबंध बोधक होता है, और इसका विस्मय आदि होता है, ठीक है। इस तरह से ये 8 होते हैं। और यहां पर इसमें जब यहां आएंगे हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव लेते हुए, तो सबसे पहले बेसिक लिए थे वर्ब का, यहां पर हम लोग एडवांस लेवल में चले जाएंगे। यहां पर बहुत सारा चीज हमें पता होगा, और अब मेन इंग्लिश का कवरेज यहीं से शुरू होगा। ये तो होगा एक प्रॉपर ग्रामर का फॉर्मेटिंग। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या क्या करेंगे जो कि इसेंशियल होगा। एक तो वर्ड पावर मेड इजी, मतलब एक एक वर्ड को चैप्टर 1 से हम लोग कवर करते चलेंगे कि एक एक वर्ड कैसे बना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज होगा सिनोनिम, एंटोनिम्स, मतलब हर वर्ड का सिनोनिम मतलब समानार्थी, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, मतलब समान अर्थ वाला। इसको तोड़िए, समान अर्थ वाला, अर्थी, क्या कहेंगे इसको? समान प्लस अर्थ। अब इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? सिन प्लस नीम्स, ठीक है। सिन मतलब सीन, उसी तरह का, नीम्स मतलब अर्थ देने वाला, उसी तरह का अर्थ देने वाला, ठीक है। तो इसका कंप्लीट ऑपरेशन हम लोग करेंगे। जैसे ही हम लोग आएंगे सिनोनिम्स, या फिर इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे? तो एंटोनिम, एंटोनिम्स। अब इसमें क्या हो सकता है या क्या होता है? एंटो मतलब
एंटी मतलब उल्टा, विपरीत, ठीक है। एंटी मतलब विपरीत, न्यूज मतलब अर्थ वाला, न्यूज मतलब अर्थ वाला, अर्थ। यहां पर सीन मतलब समान और न्यूज मतलब अर्थ वाला, तो समान अर्थ वाला सिनोनिम्स कहलाएगा और उल्टा विपरीत अर्थ वाला एंटोनिम्स ये करेंगे। चौथा क्या होगा हमारा, तो बहुत सारा जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे मान लीजिए आप लोग हिंदी में ही समझाते हैं या इंग्लिश में, इसका भी बहुत सारा वर्ड हो सकता है। जैसे जो सब जगह मौजूद हो, जो सब जगह मौजूद हो, या जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। हिंदी में सर्वज्ञ कहते हैं ना, सर्व मतलब सब कुछ, अज्ञ मतलब सर्व प्लस ज्ञ, सर्व प्लस ज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट, ओनी माने सब कुछ, सिएंट मतलब जानना, जानना, तो जो सब कुछ जानता है उसको ओमनीसिएंट कहते हैं, ठीक है। तो एक एक वर्ड को तोड़ पाएंगे हम लोग, तोड़ तोड़ के वर्ड समझ जाएंगे तो उसमें कुछ रहेगा ही नहीं। जब सिंपल से सिंपल जब हो जाएगा तो उसका मतलब ही, इंग्लिश का मतलब ही नहीं बचा, ये तो सिंपल हो गया काफी। ओमनी का मतलब सब कुछ होता है। ये देखिएगा कि वर्ड कैसे, ये नॉर्मन लेविस से बेस्ट बुक है और वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स इन द वर्ल्ड है। जो नॉर्मन लेविस है, ये वर्ड पावर मेड इजी जो है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स है। जो कि अब मान लीजिए कि आपको किसी वर्ड में कोई दम ही नहीं पता यार ये बहुत तो सिंपल कर दिया इसको, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा। अब चूंकि हम लोग को इंग्लिश सीखना एक बाध्यता है भी, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर मान लीजिए आप लोग किसी अमेरिकी युवा से, अमेरिकी नागरिक से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ब्रिटेन के नागरिक से, तब आपको इंग्लिश तो आना चाहिए ना, एक कॉमन लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये चीज हो गया ओमनिशिएंट। तो इसको कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं इस तरह की चीज को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे वर्डों के लिए एक वर्ड, ये जानना होगा हम लोग को। इसके बाद हम लोग को क्या होगा, तो इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजेस जानना होगा, फ्रेजेस। जैसे अकाउंट फॉर मतलब इट अकाउंट्स फॉर, मतलब कारण बताना होता है, बहुत सारा है। जैसे कॉल ऑन, बहुत सारा है, मतलब एक दो आपको क्या बताएं, बहुत सारा है। तो फ्रेजेस है, इसमें नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस है, प्लस इसमें और ऐड किया इडियम्स हो जाता है, ठीक है ना। अब इडियम्स में क्या है, जैसे आप पढ़े हैं कि समान चरित्र वाले व्यक्ति एक साथ रहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कि समान स्वभाव वाले, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। तो ये चीज आ गया, मतलब एक गुण धर्म वाले व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होते हैं या एक साथ रहना पसंद करते हैं, ये चीज हो गया। तो ये फ्रेजेस प्लस इडियम्स हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे फ्रेजेस इडियम्स के बाद आपका बचता है एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, अलंकार। आप लोग अलंकार सुने ही होंगे, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। हालांकि ये ऑलरेडी एक बेसिक लेवल पर, सर्टेन लेवल पर ऑलरेडी आ चुका है। ये एलिट्रेशन जो है ऑलरेडी हमारे सिलेबस में एलिट्रेशन का यूज किया जा चुका है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो एक बेसिक लेवल पर किया जा चुका है। छोटे छोटे 3-3, 4-4 करके एलिट्रेशन पढ़ाया जा चुका है। टोटल 9 या प्लस एलिट्रेशन पढ़ाए जा चुके हैं, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, अलंकार। ये लेकिन इसको और डिटेल में बेहतर से बेहतर विद प्रैक्टिस भी आगे हम लोग करेंगे। तो अलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अलंकार, हम, ठीक है, अलंकार है। आगे हम लोग ये है अलंकार के बाद आपको प्रोनाउंसिएशन। हाँ, इंग्लिश का एक बेस्ट पार्ट है, कोई भी वर्ड को बोले कैसे, ठीक है। जैसे आप बहुत बेसिक सा लेते हैं THUS, जिसको आता है वो तो सही बोल पाएगा, अदरवाइज वो गलती बहुत तो हम लोग बच्चे क्लास में थे, बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम में हम भी नहीं थे, शुरू में हिंदी मीडियम में ही गए थे हम, और तो वहां पर बच्चे नहीं बोल पाए, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया तो कैसे बोलेंगे। आप मान लीजिए किसी को LKG UKG स्टैंडर्ड 1 2 में कैसे बोलेगा बेचारा, जो पढ़ाई है वही ना बच्चा बोलेगा। तो इसका होता है क्या पढ़ते पता, 10 पढ़ते हैं इसको, क्या 10 तो बड़ा अजीब सा है। अगर मान लीजिए जिसके लिए पहला बार सुनेगा वो तो सुनेगा अजीब है, 10 कैसे पढ़ेंगे भाई। तो लेकिन ऐसा ही है कुछ इस तरह का, बहुत सारा उसका रूल्स है, टोटल सेट ऑफ रूल्स है, सिंबल है कि क्या कब पढ़ेंगे। टी के बाद एच रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, ये कब यू कोई वोवेल है तब आगे में कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट है तो सर्टेन रूल्स है, उसको जानना होगा। हम आपको बोलते हैं देखिए स्टूडेंट्स में कमी नहीं होती है,
अगर आप किसी को बताइएगा तब तो जानेगा भाई, या घर से, अब मान लीजिए बचपन से हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, गार्जियन पेरेंट्स हम लोग को बताएंगे, समझाएंगे, देखो बच्चों ये चीज जानो, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए 10 साल 15 साल 20 साल बाद बहुत वरदान साबित होगा, तब तो बच्चा जानेगा। अदरवाइज वो तो खेलने के मोड में है, वो पृथ्वी पर कुछ नहीं जान रहा है, धरती पर कुछ जान ही नहीं रहा है। तो अनुशासित करना गार्जियन का, टीचर्स का, सबका दायित्व है। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया। एलिट्रेशन, यहाँ लास्ट में हम एक बात बताने, प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। उच्चारण कैसे, किसी वर्ड का कैसे उच्चारण करेंगे, अब बहुत सारा फिर एसेज, लेटर्स वगैरह भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारा ये बेसिक चीज है। जब हम लोग क्लास में पढ़ने लगेंगे, स्टूडेंट्स का जो कौन अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग लेवल तक जाना चाहेंगे, उस तरह देखते हुए कैटेगराइज करके अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर urgency, we shall come to the different topics, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये बहुत आसान चीज है इंग्लिश, हाँ बशर्ते कि पढ़ाया जाए तब। ठीक है, इसलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कोई चीज टफ होता ही नहीं है, जो हम जानते हैं या जो हमें समझाया जाता है वो आसान हो जाता है। जीवन को भी अगर हम समझ लें कैसे जीना है, आसान हो जाता है, नहीं तो टफ है। हाँ, अगर आपको एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे हायर लेवल पर जाना है, टफनेस होता ही है, क्योंकि जो ऑलरेडी है, समझ है, वो तो मेंटेन रख सकता है, जिसको ऊपर बढ़ना है उसकी टफनेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम लोग को बहुत सारा चीज सीखना है, जानना है और देखना है, समझना है। और हमारा सरकार ही नहीं, हमारा सब व्यक्ति का भी दायित्व है कि हम लोग आजादी के 100 साल बाद, मतलब 1947 में हम लोग आजाद हुए, 100 साल कब होगा? 2047 में। सरकार का भी विजन है, हमारा भी विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए कि पूरा देश, हम लोग सब एज ए समाज, एज ए व्यक्ति, एज ए परिवार, हम लोग क्या करें? विकसित हो, डेवलप हो जाएं। ठीक है, 2047 हमारा टारगेट है, और क्यों ना उससे पहले हो जाए। टारगेट लेना चाहिए, थोड़ा हमारा हमेशा प्रयास करना चाहिए, जो हमारा टारगेट है उससे समय से पहले ही हम अपने जगह पर पहुंच जाए। ठीक है, जीवन में भी मानिए सोचे नहीं 25 साल तक, 26 साल तक सेटल होंगे, क्यों नहीं हम 24 में ही, 22 में ही, 23 में हम सेटल हो जाए। ठीक है, तो यही है, एक बेहतर शुरुआत के साथ हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।